नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2016 CDB के प्रश्नों को देखेंगे। बाल विकास के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जानेंगे 2016 के पेपर में, बाल विकास के पेपर में किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे गए थे। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको पुरानी वीडियो या पुराने पेपर आपको देखने हैं किसी भी सब्जेक्ट के यूपी टेट से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियो प्रोवाइड की गई हैं। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो जब मनुष्य का एक भाग का प्रशिक्षण जो है वो दूसरे भाग में पहुंच जाता है तो इसको कहा जाता है द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है तो उसको क्या कहते हैं? आपने इसको इंग्लिश में पढ़ा जरूर होगा। तो बहुत बार रिपीट जो नंबर होता है उसको बहुलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत जो है अनुकूलन का सिद्धांत स्केनर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया था, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने पूछा गया था कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, या मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये मानसिक आयु का प्रत्यय जो था वो बिने साइमन के द्वारा दिया गया था बुद्धि लब्धि के नापने के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है नहीं है। तो सीखने का नियम कौन कौन सा है ये जान लीजिए। तत्परता का नियम सीखने का नियम के अंतर्गत आता है। प्रभाव का नियम भी आपके सीखने के नियम के अंतर्गत आता है। अभ्यास का नियम भी सीखने के अंतर्गत आता है। और तनाव का नियम जो है वो सीखने के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस जानवर के ऊपर या किसके ऊपर प्रयोग किया? तो याद रखिएगा, पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा, कोलरबर्ग ने सूझ का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रूप से उसको नियमित करने का प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? तो बताइए जरा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा। अगर हम किसी चीज़ की प्रेरणा लेते हैं, किसी चीज़ को अपने मन में धारण करते हैं, तो उस कार्य को आरंभ करते हैं उससे पहले, फिर उसको जारी रखने की कोशिश करते हैं और नियमित रूप से पूरी अपनी दिनचर्या में इसको लाते हैं, तो इसको प्रेरणा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने था, विस्मृति कम करने का कौन सा उपाय है? पहले जान लीजिए विस्मृति का मतलब क्या होता है। विस्मृति का मतलब होता है भूलना। तो इसमें से ऑप्शन देखिए आप, सीखने में कमी, तो ये नहीं होगा। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्मरण करने में कम ध्यान देना, तो ये भी नहीं होगा। देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय कौन सा होगा? तो पाठ की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार उसको रिवाइज करना, बार बार उसको पढ़ना, तो यही विस्मृति कम करने का एक अच्छा उपाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने पूछा गया था, क्रोध व भय के प्रकार। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्रोध और भय। जो क्रोध और भय है ये आपका संवेग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? संवेग के अंतर्गत आता है क्रोध और भय। अगला प्रश्न देखेंगे, 13वां प्रश्न हमारे सामने है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना किसके अंतर्गत आएगा ये? तो देखिए
दूसरे व्यक्ति के बाह्य मतलब जो उसका व्यवहार है दूसरे के प्रति उसकी नकल करना अनुकरण करना कहलाता है। जैसे हमारा कोई आइडल है या हम किसी को फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बाह्य गुणों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हम जैसा वो दिख रहा है वैसे ही हम काम करने की कोशिश करें। अगर वो किसी चीज़ में अच्छा है तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी उसी काम में अच्छे हों, ठीक है, या किसी भी फील्ड को लेकर के। अगला प्रश्न हमारे सामने था, यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। देखिए, पूर्व ज्ञान जो पहले का ज्ञान है आपका और अनुभव आपको आगे नई सीखने में सहायता करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण का। स्थानांतरण मतलब हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। देखिए, आपका जो ज्ञान था पूर्व ज्ञान और जो आपका अनुभव था नए काम को सीखने में, यही अनुभव जो है आपके साथ काम करेगा, तो ये सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न हमारे सामने था, सीखी हुई बात को स्मरण रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा जाता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने मतलब सीखी हुई जो आपने बात सीखी है उसको याद रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा जाता है। देखिए, या लगा हुआ है बीच में, मतलब आप भूल रहे हो उस चीज़ को, क्योंकि या लिखा है स्मरण करने की असफलता, तो इसको अभी हम बता चुके हैं विस्मृति कहा जाता है, मतलब भूलना। विस्मृति का मतलब होता है भूलना और स्मरण करने में असफलता भी यही भूलना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने था, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक किसके अंतर्गत आएगा। तो क्या मंद बुद्धि के अंदर आएगा, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, टर्मन ने 90 से 100 बुद्धि लब्धि के बालक को सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो जो हॉल का सिद्धांत है वो इनमें से किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिए, हॉल का जो सिद्धांत था वो किशोरों के लिए ज़्यादातर उन्होंने दिए थे और उन्होंने किशोरों की जिन आयु को उथल पुथल काल भी बोला है, मतलब किशोरों की अवस्था को उथल पुथल काल के रूप से जाना जाता है उनके एक सिद्धांत के रूप में। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है किशोरों का मनोविज्ञान, इसी को हॉल का सिद्धांत के रूप से जाना जाता है, इसकी व्याख्या हॉल द्वारा की गई है। तो किशोरों का मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया है। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को इनमें से किसने महत्व दिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रॉइड। ऑप्शन नंबर डी फ्रॉइड के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे सामने था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है डब्ल्यू वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने था, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो थी वो मैक्स बथीमर ने रखी थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। संगणन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संगणन सिद्धांत जो है वो स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्मृति से संबंधित है संगणन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है। तो बताइए क्षेत्र सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो इसमें आएगा गेस्टाल्टवादियों के। गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत क्षेत्र सिद्धांत को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने था, डैश दिया गया है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो देखिए भातीय बैटरी का नाम सुना होगा, इसका ये प्रयोग पूछा जा रहा है, तो इसको बुद्धि लब्धि नापने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने था, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया गया था। स्केनर के द्वारा। स्केनर के द्वारा अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत दिया गया।
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, व्यवहारिक अक्षमता व सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं, जो अपने व्यवहार में क्षमता है वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन हो जाता है, उसके साथ साथ प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, तो इसको कहा जाता है अधिगम। ये सीखने के सिद्धांत से रिलेटेड है, मतलब अधिगम का मतलब होता है सीखना। याद रखिएगा, इसमें भी ये लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट करके लिखी है, इसको पढ़ करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अधिगम होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 26वां, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? जो संज्ञान है वो गिलफोर्ड का सिद्धांत के अंतर्गत आता है और कुल मिलाकर के 5 सिद्धांत है, उसके अंतर्गत ये रखा जाता है। अगला है क्वेश्चन, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 8 वर्ष का सुधीर है, उसकी मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष की है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा IQ वाला, और उस फॉर्मूले को लगा करके ऑप्शन नंबर हमारा डी निकल करके आएगा 125 बुद्धि लब्धि सुधीर की हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे सामने था, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? बताइए कौन सा सिद्धांत जो है वो संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अंतर्गत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 29वां प्रश्न, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है कुंठा। अगर कोई रुकावट आती है, आपकी किसी भी तरीके की कोई इच्छा है उसमें रुकावट आ रही है आपको, और इसके द्वारा सांवेगिक तनाव जो होता है वो कुंठा कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न आज का है, कोलर वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोलर वर्ग का जो सिद्धांत है इनमें से किस विकास से संबंधित होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नैतिक विकास से। कोलर वर्ग ने नैतिक विकास के रूप में बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, तो ये जो विकास का सिद्धांत है वो नैतिक विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने यूपी टेट 2016 के CDP मतलब बाल विकास के प्रश्नों को सॉल्व किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।